हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं भाई अपने क्विक रिवीजन पॉइंट्स मेंसुरेशन 2D के। और ये जो क्विक रिवीजन पॉइंट्स है इनका ये पर्पज़ नहीं है कि भाई आपको कंसेप्ट सिखाना है। मुझे पता है कि इससे पहले आपको जो कंसेप्ट लेक्चर्स हैं वो देखने हैं और आपको देखने ही चाहिए। ठीक है, तो इनका पर्पज़ है कि मैं आपको इतनी बातें बताऊं कि ना तो वो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएं कि भाई रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम लग जाए, और ना वो इतनी कम हो जाएं कि अच्छे से कंसेप्ट को आप दोबारा से रिवाइज ना कर पाओ। तो ऑप्टिमम मैं आपको बातें बताऊंगा कि कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे तरीके से आप उन सारे पॉइंट्स को रिमेंबर कर पाओ जो मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर के अंदर बताए हैं, ताकि जब आप कई दिनों के बाद किसी भी चैप्टर के पॉइंट्स को रिवाइज करना चाह रहे हो तो कम से कम टाइम में आप उसको रिवाइज कर पाओ। ठीक है भाई। और हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है रिवाइज करने का तो क्विक रिवीजन पॉइंट को फिर मत देखना, फिर आप अपने कंसेप्ट लेक्चर्स को बार बार देखना। और कंसेप्ट लेक्चर्स को बार बार देखने से डेफिनेटली आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रेंथन होगा। ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन तो देख लिए हैं। हर बार जब आप इस कोर्स को करोगे तो आपके सामने नए नए पॉइंट्स निकल कर आएंगे, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रेंथन होती जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जी ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ट्रायंगल का पेरीमीटर होएगा इसकी सारी साइड्स का सम, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। सिंपल है। देन नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एरिया के बारे में। तो ट्रायंगल का एरिया तीन तरीकों से निकाला जा सकता है। सबसे पहला, एग्जामिनर आपको एक साइड की लेंथ दे और उस साइड के ऊपर जो हाइट है उसकी वैल्यू दे देगा, उसकी लेंथ। तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सबसे पहला तरीका, अगर एक साइड गिवन है और उसके ऊपर वाली हाइट गिवन है। या फिर कभी कभी क्या होएगा, एक की बजाय एग्जामिनर आपको दो साइड देगा, लेकिन फिर उसे उन दोनों के बीच का एंगल देना पड़ेगा, और उस केस में इसका एरिया हो जाएगा हाफ ए बी, दोनों साइड्स की लेंथ का प्रोडक्ट इंटू साइन थीटा इंटू उनके बीच वाले एंगल का साइन। उसके अलावा या फिर एग्जामिनर आपको ये बोलेगा कि ना एक ना दो, तुम तीनों साइड लो मेरे से, ये लो अब एरिया निकाल के दिखाओ। तो फिर आप क्या करोगे, इसका एरिया कैसे निकालोगे? फिर आप इसका एरिया निकाल सकते हो हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर एस होता है जी सेमी पेरीमीटर, यानी कि ट्रायंगल के पेरीमीटर का हाफ, यानी कि एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर है? ये सारे तरीके हैं एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हमने अलग से याद किया था क्योंकि एक सिमेट्रिकल केस है ट्रायंगल का, तो इसके जो फॉर्मूलाज हैं ये उससे इजी हो जाएंगे फिर। तो देखो, तीनों साइड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल की इक्वल होती हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया जी 3a। इसका एरिया निकालने का क्या तरीका होगा? जो हमने पीछे तरीके किए हैं उनमें से किसी भी एक तरीके के अंदर जब तीनों साइड आप बराबर रखोगे तो एक ही फॉर्मूला हमारे सामने आता है, √3/2 इंटू ए स्क्वायर, सॉरी √3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्लियर है? √3/2 में हाइट के बारे में सोच रहा था, देन वो हो गया, तो इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो आपको एक और चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 इंटू ए, अगर आपको साइड गिवन है। और अगर आपको भाई साइड मतलब साइड निकालनी है, हाइट गिवन है, तो 2/√3 इंटू ए, मतलब एक ही बात है 2/√3 इंटू एच। और अगर आप ए की ये वैल्यू यहाँ पर रखते हो तो एक और तरीके से आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो h²/√3, ये भी मैंने आपको बताया था। अगर ए की ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर रखते हो तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो चलो भाई, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी ट्रायंगल का अगर भाई कुछ रीजन का शेडिड पोर्शन का आपसे एरिया पूछे तो मैंने इसके एरिया का ब्रेकअप बताया था। एरिया का ब्रेकअप बताया था बाई मिड पॉइंट्स। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पर भी आपका एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो देखो, अगर एक ट्रायंगल की सारी मीडियंस की ड्रॉ कर दिया जाए, मीडियन क्या होते हैं? जो सामने वाली साइड को, और ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल पर लागू नहीं होता, हर एक तरह के ट्रायंगल पर लागू होता है। ठीक है, अगर सामने वाले मिड पॉइंट से हम ऐसे वर्टिसिस को मिला दें तो जो 6 रीजन्स डेवलप होंगे उन सब का एरिया बराबर होएगा। ठीक है, एग्जामिनर आपसे किसी भी एक का या किसी भी दो रीजन का जब आपसे एरिया पूछे तो आपको पता लग जाएगा कि किसी भी एक रीजन का एरिया 1/6 है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में। ठीक है, ऐसे ये काम आएगा। और अगर अगर एग्जामिनर ट्रायंगल के सारे मिड पॉइंट्स को ऐसे मिलाएगा
तो जिन 4 हिस्सों में अपनी ये ट्रायंगल डिवाइड होगी उन चारों का एरिया जो है वो बराबर होएगा, ठीक है। और ये जो बीच वाली ट्रायंगल है इसका एरिया कितना हो गया, 1/4। हर एक ट्रायंगल का एरिया 1/4 हो गया है ना, सिर्फ बीच वाली का नहीं। और अगर जो सेंट्रोइड है ट्रायंगल का उससे आप ऐसे मिला देते हो ट्रायंगल को, तो जो 3 हिस्सों में ट्रायंगल का एरिया जो डिवाइड हो रहा है उन तीनों हिस्सों का एरिया जो है वो इक्वल है। क्लियर है, ये है अपना एरिया का ब्रेकअप। और भाई नेक्स्ट कंसेप्ट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं और उन पैरेलल लाइंस के बीच में अगर सेम बेस हो, तो आप कितनी भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लो उन सब का एरिया जो हो बराबर होएगा। ये क्यों बराबर होएगा, क्योंकि इन ट्रायंगल्स का बेस तो सेम हो ही गया और पैरेलल लाइन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा सेम होता है। तो जितनी भी ट्रायंगल आप ड्रॉ करोगे उनकी हाइट भी सेम हो जाएगी, बेस भी सेम हो ही गया क्योंकि सेम बेस पर ड्रॉ की है। और ट्रायंगल का जो एरिया है वो बेस और हाइट इन 2 चीज़ों पे ही डिपेंड करता है, वो दोनों चीज़ें सेम हो गई इस कारण, तो जो एरिया है वो क्या होएगा, वो सेम ही रहेगा। और ट्रायंगल का जो एरिया है वो बेस और हाइट पर डिपेंड करता है। इसी लॉजिक से उसके बाद हमने क्या किया था, इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर हमें, जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 है, 2 ट्रायंगल्स के बेसिस का रेशियो दे दिया जाता है। यहाँ पर तो बराबर हैं यानी कि रेशियो 1:1 है। तो 2 ट्रायंगल के बेसिस का रेशियो दे दिया जाता है और उनकी हाइट का रेशियो दे दिया जाता है और हमें उनके एरिया का रेशियो निकालना होता है। तो सिंपल सी बात होती है, हम क्या करते हैं कि भाई इनके बेस का क्या रेशियो है, B1H1 और B2H2। यही करते हैं कि पहले वाली जो ट्रायंगल है नंबर 1 ट्रायंगल, उसका बेस कितना है, अगर उसका बेस 1 है तो दूसरी वाली का बेस भी 2 है, सॉरी 1 है, तो दोनों के बेस का रेशियो है 1:1। और पहली वाली ट्रायंगल की जो हाइट है वो क्या है, वो 2 है, तो दूसरी वाले की हाइट 1 है। पहले वाले की जो हाइट है वो डबल है क्योंकि यहाँ पर मिड पॉइंट है ना, तो पहले वाले की हाइट डबल है और दूसरे वाले की 1 है, EBF की। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, उनके एरियाज का रेशियो मिल गया। तो बेस और हाइट के रेशियो से हम 2 ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो निकाल सकते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग आती है उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने फिगर की है इसके अंदर वो है जी स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर एक बहुत ही ज़बरदस्त सिमेट्रिकल फिगर है। इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, चारों साइड्स परपेंडिकुलर हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं कि नहीं, बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं, अगर बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री पे करते हैं कि नहीं। इस चीज़ के लिए मैंने आपको क्या बताया है इसके अंदर, वो और बता देता हूँ। हमारे पास 4 क्वाड्रिलेटरल हैं, एक तो रेक्टेंगल, एक स्क्वायर, एक पैरेललोग्राम और एक रोम्बस। इन चारों क्वाड्रिलेटरल के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि साइड में और डायगोनल्स में एक रिलेशन होता है। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो डायगोनल परपेंडिकुलर होंगे और सारी साइड्स परपेंडिकुलर हैं तो डायगोनल इक्वल होंगे। इन चारों के लिए ये रूल है। और बाइसेक्ट तो इन चारों में एक दूसरे को करेंगे ही करेंगे, डायगोनल एक दूसरे को आधे में बांटेंगे ही बांटेंगे। क्लियर है, ये रूल भी आप ध्यान रखो। जैसे स्क्वायर के अंदर क्या है, स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स बराबर हैं यानी कि स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पर यानी कि परपेंडिकुलर हैं, और स्क्वायर की सारी साइड्स परपेंडिकुलर हैं। देखो हर एक एंगल 90 डिग्री का है यानी कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल भी हैं, ठीक है। और बाकी हमें पता होना चाहिए स्क्वायर का पेरीमीटर। अगर स्क्वायर की साइड A है तो इसका पेरीमीटर क्या होएगा, 4A, और अगर स्क्वायर की साइड A है तो इसका एरिया क्या होएगा, A²। और इसके एरिया को हमने एक और तरीके से निकाला था कि स्क्वायर की साइड अगर A है तो इसका जो डायगोनल होता है ना, इसका डायगोनल होता है √2A, ठीक है। तो डायगोनल क्या हो गया, √2A, तो साइड क्या हो गई, साइड हो गई डायगोनल बाई √2। अगर A की ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे A² में तो ये हो जाएगा डायगोनल स्क्वायर बाई 2, यानी कि एक और तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला है ½ D²। क्लियर है। और डायगोनल्स की जो प्रॉपर्टी है, इक्वल है, परपेंडिकुलर है, वो मैंने आपको बता ही दी है। देन नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास स्क्वायर को लेकर 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है स्क्वायर की साइड की लेंथ, एक होती है उसके डायगोनल की लेंथ, और एक होता है उसका एरिया, ठीक है, और एक होता है उसका पेरीमीटर। क्लियर है। तो मान लो हमारे सामने 2 स्क्वायर हैं और उन स्क्वायर्स की साइड का रेशियो है A:B, साइड की लेंथ का रेशियो। तो स्क्वायर्स की साइड, डायगोनल और पेरीमीटर, ये तीनों 1 डायमेंशनल चीज़ें हैं, यानी कि ये तीनों क्या हैं, ये तीनों लेंथ हैं, लेंथ लंबाइयाँ हैं।
कोई आउटर बाउंड्री की लंबाई है, कोई इस डिस्टेंस की लंबाई है, कोई इस डिस्टेंस की लंबाई है। ये सारी लंबाइयाँ हैं, एक डायमेंशन में है। इनका जो रेशियो होएगा वो यही होएगा। मतलब अगर दो स्क्वायर की साइड का रेशियो ए रेशियो बी है तो उनके डायगोनल का रेशियो भी ए रेशियो बी होएगा, पेरीमीटर का रेशियो भी ए रेशियो बी होएगा। लेकिन इन दोनों स्क्वायर के एरियाज का रेशियो क्या होएगा? ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर होएगा। क्लियर है? यानी कि अगर आपको एरियाज का रेशियो दिया जाए और वो चीज़ निकालनी पड़े, अगर आपको ये बोला जाए कि दो स्क्वायर के एरियाज का रेशियो है 49:81, तो साइड का रेशियो क्या होएगा? 7:9। पेरीमीटर का क्या रेशियो होएगा? 7:9। इन तीनों का रेशियो बराबर है। ठीक है। और एक और बात, यहाँ पर रेशियो की बात आ गई है तो आपको चेंज भी पता होना चाहिए कि मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर की साइड को अगर हमने डबल कर दिया तो उसका जो पेरीमीटर है वो भी डबल हो जाएगा, जो डायगोनल है वो भी डबल हो जाएगा। लेकिन जो उसका एरिया है, एरिया क्या हो जाएगा? ये जो भी आप चेंज करोगे एरिया के अंदर स्क्वायर डिफेक्ट आता है, एरिया 4 गुना हो जाएगा। स्क्वायर की साइड डबल करने से एरिया 4 गुना, स्क्वायर की साइड 3 गुना करने से एरिया 9 गुना, स्क्वायर की साइड हाफ करने से जो भी आप करोगे उसका स्क्वायर डिफेक्ट आएगा, एरिया 1/4 गुना। क्लियर है? देन नेक्स्ट जो इसके अंदर फिगर आती है भाई, वो आती है अपनी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। रेक्टेंगल की ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। क्लियर है? और बिकॉज इसकी चारों साइड्स और डायगोनल के बीच में मैंने आपको रिलेशन बताई है, बिकॉज इसकी चारों साइड्स परपेंडिकुलर हैं तो डायगोनल्स लेंथ में इक्वल हैं, यानी कि ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, इन दोनों डायगोनल की लेंथ जो है वो इक्वल है। ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है? इसका पेरीमीटर होता है भाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ का सम का डबल। इसका एरिया होएगा जी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसके डायगोनल की लंबाई होएगी पाइथागोरस थ्योरम लगा के एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है। देन नेक्स्ट आपको ये केसेस याद होने चाहिए। अगर किसी फिगर के बाहर हम एक रास्ता बनाते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, उस रास्ते का एरिया निकालना है तो आपको करना पड़ेगा एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा जिस रेक्टेंगल की लंबाई है उस फिगर के पेरीमीटर के बराबर, और उसकी विड्थ है जो भी रास्ते की विड्थ है, जो भी रास्ते की विड्थ है। ठीक है। प्लस ये जो 4 स्क्वायर बनते हैं, प्लस 4 स्क्वायर्स का जो एरिया है, इन दोनों का सम करना पड़ेगा। और इन चारों स्क्वायरों की साइड क्या है? जो भी रास्ते की विड्थ है वो। और जब किसी भी फिगर के अंदर रास्ता बनाते हैं, अंदर की तरफ ट्रैक बना देते हैं, तो वहां पर उस रास्ते का एरिया आप निकाल सकते हो। सिमिलरली वही ट्रायंगल जिसकी लेंथ है उस फिगर के पेरीमीटर के बराबर और विड्थ है जो भी रास्ते की विड्थ है उसके बराबर, लेकिन अब की बार हम एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन करेंगे उन्हीं 4 स्क्वायर्स का जिसकी विड्थ रास्ते की विड्थ के बराबर है। ठीक है। और इसके अलावा एक और तरह के रोड बनाते हैं एग्जामिनर, क्या करते हैं, कभी कभी फिगर के बीच में से रोड निकालते हैं। यहाँ पर स्क्वायर के बीच में से निकला है, अगर रेक्टेंगल के बीच में से निकलेगा तो भी बात सेम ही होएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रोड के अलावा जो एरिया है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है और इस कारण हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है, तो हम इन रोड्स को खिसका सकते हैं ऐसे। तो ये जो चारों एरिए थे उनका एक ही एरिया बन जाएगा और फिर आप इसका एरिया निकाल सकते हो। उसके लिए आपको स्क्वायर की साइड और रोड की विड्थ चाहिए, बस फिर आप निकाल लोगे। देन नेक्स्ट जो फिगर है भाई 2D के अंदर वो आती है जी रोम्बस, समचतुर्भुज। तो रोम्बस कैसे बनता है? किसी भी स्क्वायर को थोड़ा सा धक्का मार दो तो वो रोम्बस में बदल जाएगा। ऐसे धक्का मार दो, उसके एंगल को बिगाड़ दो। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी है, स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है ना, तो रोम्बस भी वही है, उसी को धक्का मार के बना है। ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और कोई भी जो डायगोनल है, कोई भी डायगोनल इस रोम्बस को 2 बराबर एरियाज में बांटता है और इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है। क्लियर है? और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइड्स और डायगोनल्स के बीच में कुछ रिलेशन होती है। क्या रिलेशन होती है कि साइड्स इक्वल हैं तो डायगोनल परपेंडिकुलर होंगे, और रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल हैं यानी कि इसके दोनों डायगोनल जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। इसके ऊपर भी एग्जामिनर कई क्वेश्चन बनाता है। एग्जामिनर को तो बस 90 डिग्री का एंगल चाहिए, भाग के क्वेश्चन बना देगा और उसको कोई काम नहीं है, घर के काम नहीं है, बस क्वेश्चन बनाना काम है। 90 डिग्री का एंगल फंस गया और पाइथागोरस लगा दिया। क्लियर है रोम्बस के बारे में? ठीक है। तो अगर रोम्बस की साइड ए है तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा जी 4a,
इसका एरिया, तो इसके एरिया को हम कई तरीक़ों से निकाल सकते हैं। जिन भी तरीक़ों से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं उन सारे तरीक़ों से इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं उन सारे तरीक़ों से इसका एरिया? क्योंकि अगर रोम्बस का आप एक डायगोनल ड्रॉ करोगे तो ये दो ट्रायंगल्स में ही तो बटता है, देखो। तो जितने भी तरीक़ों में आप ट्रायंगल नंबर 1 का एरिया निकाल सकते हो, बस उसका एरिया निकालो और डबल करो, रोम्बस का एरिया आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको सारे फॉर्मूले बता देता हूँ फिर। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला है a इंटू एच। अगर इसका बेस गिवन है और हाइट गिवन है, ट्रायंगल के लिए भी यही बताया था ना सबसे पहले, लेकिन ट्रायंगल में हाफ आता है, इसमें नहीं आएगा क्योंकि दो ट्रायंगल्स हैं इसमें। और अगला है, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स तो गिवन ही होती हैं, रोम्बस की सारी साइड बराबर हैं, अगर उनके बीच में एंगल बता दिया तो वो हो जाएगा a स्क्वायर साइन थीटा, वही ट्रायंगल वाले से। क्लियर है? एंड देन नेक्स्ट हो गया कि अगर आपको दोनों डायगोनल्स गिवन है, क्योंकि इसके जो डायगोनल हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। जैसे स्क्वायर का एरिया मैंने आपको बताया था, स्क्वायर का एरिया क्या है भाई, एक और तरीका होता है स्क्वायर के एरिया का कि हाफ इंटू डायगोनल, यानी कि हाफ डी स्क्वायर। इसी तरह इसका एरिया भी स्क्वायर की तरह हाफ इंटू d1 इंटू d2। स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं, बस इसके दोनों डायगोनल की लेंथ अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने फिगर किया है भाई, वो हमने की है पैरेललोग्राम। तो किसी भी रेक्टेंगल को अगर आप थोड़ा सा धक्का मारोगे तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं। ठीक है, चारों इक्वल नहीं है, सिर्फ ऑपोजिट पैरेलल और इक्वल हैं। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। और अगर आप यहाँ पर एक डायगोनल खींचते हो तो ये इनको बराबर एंगल्स के अंदर नहीं बांटता। ये वाला जो एंगल होता है ये इसके बराबर होता है और ये वाला जो एंगल होता है ये इसके बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतः कोण। ठीक है जी, ये हमने किया ना प्लेन ज्योमेट्री में। तो अगर पैरेललोग्राम की जो साइड है वो a हो और इसकी दूसरी साइड b हो तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस b। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बेस इंटू हाइट, यानी कि अगर इसकी साइड दी है और उसके ऊपर वाली हाइट दी है तो वो हो जाएगा जी a इंटू एच। और अगर दोनों साइड्स दी हैं और उनके बीच वाला एंगल गिवन है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जी ए बी साइन थीटा। और कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, तीनों साइड दे देगा, लेकिन इसमें तो 4 साइड है जी, इसके बीच वाला डायगोनल दे देगा, तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का मौका मिल जाएगा। हीरोन्स फॉर्मूला लगा के उसको डबल करोगे, क्योंकि इसका डायगोनल जो है वो इसको दो बराबर हिस्सों के ट्रायंगल्स में बांटता है। ठीक है मेरे भाई, और इसके डायगोनल्स के अंदर वो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइड और डायगोनल के बीच में क्या रिलेशन है, अगर साइड्स इक्वल हो तो डायगोनल परपेंडिकुलर, अगर सारी साइड्स इक्वल हो तो इसकी सारी साइड्स तो इक्वल नहीं है, तो चलो परपेंडिकुलर भी नहीं है डायगोनल। अगर साइड्स परपेंडिकुलर हों तो डायगोनल्स इक्वल, तो साइड्स परपेंडिकुलर भी नहीं है, इसकी 90 से ज़्यादा और कम एंगल है, तो भाई यानी कि डायगोनल्स इक्वल भी नहीं है इसके, एक छोटा है एक बड़ा है। लेकिन बाइसेक्ट तो इन सारे केसेस में करते ही हैं डायगोनल, इन चारों केसेस के अंदर मैंने जो आपको बताए हैं। देन नेक्स्ट जो हमने क्वाड्रिलेटरल की वो है जी ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम होता है समलंब। समलंब क्यों होता है? सम मतलब कि सेम, लंब मतलब कि एल्टीट्यूड। अच्छा, यानी कि इसके अंदर यहाँ पर जो एल्टीट्यूड है, यहाँ पर जो एल्टीट्यूड है वो बराबर है, बिकॉज ये दो पैरेलल साइड से बनता है ना। इसकी हाइट यहाँ से सेम है, समलंब, सेम लंब है। ठीक है, समान एल्टीट्यूड है। तो चलो भाई, तो ट्रेपेजियम के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होगा जो भी इसकी साइड्स की लेंथ का सम होगा, बिल्कुल बेसिक। देन इसका एरिया, तो भाई ट्रेपेजियम का एरिया होता है, दो तरीके से लिख सकते हैं, सुनो ध्यान से। अगर इस साइड की लेंथ a है, इस साइड की लेंथ b है, तो वो आएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। और एक और तरीका है, अगर मैं दोनों नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिला दूं ऐसे ट्रेपेजियम में और ये नई लाइन बना दूं EF, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो EF इंटू एच। ठीक है, क्योंकि ये EF क्या आ जाएगी, EF इन दोनों के सम के हाफ के बराबर आ जाएगी, a प्लस बी बाई 2 के बराबर आ गई ना EF, मतलब a और b की एवरेज के बराबर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में है, AP के बिल्कुल बीच में है। और एक और बात, एग्जामिनर आपको कई बार क्या करता है, इस तरह के क्वेश्चन देता है कि भाई चारों साइड्स बता देता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और आपसे इसका एरिया पूछता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये वाली लाइन ड्रॉ करके इस फिगर को एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है,
और इस ट्रायंगल की हाइट निकालते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल की हाइट निकाल लेते हैं तो क्या होता है, हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड तो होता ही है क्योंकि चारों साइड बता दी, बस ये हाइट और हमारे पास हो जाती है और हम एरिया निकाल पाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो भाई इसके डायगोनल के बारे में क्या बताऊं मैं आपको। देखो डायगोनल के बारे में कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, ऐसे इनके डायगोनल्स को मीट कर देगा। तो जब भी एक ट्रेपेजियम के डायगोनल्स मिला दिए जाएं तो एक ऐसा क्वेश्चन तैयार होता है जिसके अंदर सिमिलर ट्रायंगल्स का रोल होता है। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। बताई थी ना डमरू वाला केस, याद है कि नहीं, सिमिलर ट्रायंगल्स वाला, ये वही है। जब भी दो पैरेलल लाइन दिखें एग्जामिनर को तो वो सिमिलर ट्रायंगल बना सकता है। तो इसके डायगोनल से भी बच के रहना, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल वाले क्वेश्चन बनते हैं। देन नेक्स्ट जो हमने केस किया वो है जी रेगुलर हेक्सागन का। तो अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड ए है तो बिकॉज ये रेगुलर है, सम षटभुज या षटकोण है, तो इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 6a। इसका एरिया अगर मैं इसके सारे डायगोनल्स को मिला दूं तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में बट जाता है, ठीक है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू जितना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है उसका 6 गुना, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका है। और इसके डायगोनल्स के बारे में एक मैं बात बता देता हूँ कि भाई इनके डायगोनल्स से आप इसके एरिया को डिवाइड कर सकते हो अलग अलग वेज में, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और आपको इसके डायगोनल्स की लेंथ भी पता होनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो जरा, अगर देखो इसके अंदर दो तरह के डायगोनल होते हैं। एक तो ये वाला डायगोनल जो बड़ा है, ये वाला डायगोनल जो बड़ा है, देखो ये तीनों बड़े डायगोनल हैं, ठीक है। एक तो ये बड़े वाले डायगोनल और एक ये छोटे वाला डायगोनल, देखो ये जो छोटा है ये भी एक डायगोनल है। तो इस बड़े वाले डायगोनल की क्या लेंथ होती है, देखो ये सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या होगी, ए ए, इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी ए ए। तो देखो बड़े वाले डायगोनल की लेंथ क्या हो गई, बड़े वाले डायगोनल की लेंथ 2a। तो इस बड़े, अगर इसकी साइड a है तो बड़े वाले डायगोनल की लेंथ 2a है, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन इस छोटे वाले डायगोनल की कितनी लेंथ है वो निकाल लें, तो देखो अभी निकालते हैं। एक बार फिर से सारी ट्रायंगल्स बना लेते हैं भाई। देखो ये जो छोटे वाला डायगोनल है ना, ये क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा। आप यहाँ पर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स देखो, एक तो ये वाली दिख रही है और एक ये वाली। तो ये जो छोटे वाला डायगोनल है ना, ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की हाइट के बराबर है। देखो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की हाइट के बराबर, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, √3/2 इंटू ए। तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट इंटू 2, तो 2 से 2 गया, तो ये होता है √3a के बराबर। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, इसके एरिया का ब्रेकअप देखते हैं भाई कि हेक्सागन के एरिया को हम कितने डिफरेंट वेज में तोड़ सकते हैं। तो देखो सबसे बेसिक ब्रेकअप तो ये वाला है जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आप सारे डायगोनल्स को मिला देते हो, ये बड़े बड़े डायगोनल्स हैं, तो इसका एरिया 6 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। देन दूसरा ब्रेकअप ये है कि अगर आप छोटे डायगोनल्स को मिला देते हो, यहाँ पर मैंने बड़े डायगोनल्स को मिलाया, अगर आप तीनों छोटे डायगोनल्स को मिला देते हो, ठीक है, तो यहाँ पर बीच में एक ट्रायंगल बन जाती है, और उस ट्रायंगल के अगर आप सेंट्रोइड को मिला देते हो ऐसे, तो इसका एरिया फिर से 6 बराबर एरियाज में डिवाइड हो जाता है। पहले बड़े वाले डायगोनल को मिलाया, यहाँ पर छोटे वाले डायगोनल को मिलाया। या फिर इसी चीज़ को मैंने आपको एक और तरीके से दिखाया था, कैसे दिखाया था कि, क्योंकि ये भी हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम 3 रोम्बस भी बना सकते हैं। देखो 3 रोम्बस बन गए, यहाँ पर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं। रोम्बस नंबर 1, रोम्बस नंबर 2, रोम्बस नंबर 3। तो इसी रोम्बस के, अगर आप इसी रोम्बस के डायगोनल्स को यहाँ पर इन वाले इसी रोम्बस के बीच में डायगोनल्स को आप मिला देते हो रोम्बस के, तो क्या हो जाता है, फिर से वही फिगर हो जाती है मर्सिडीज के साइन जैसी जो मैंने यहाँ पर बनाई है, ठीक है। तो सिर्फ यही ब्रेकअप है अपना, यही ब्रेकअप है। और एक और ब्रेकअप है जो कभी कभी एग्जामिनर यूज़ करता है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मेनली यही ब्रेकअप है।
लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रेकअप को थोड़ा सा और भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। हम इन दोनों ब्रेकअप्स को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो खेलने से क्या मनाही है, खेलो, दिक्कत क्या है, अपना हेक्सागन है, अपने घर का पर्सनल, ठीक है। देखो ये अपना बेसिक ब्रेकअप है। अगर इसके अंदर मैं वो वाला डायग्राम भी ऐड कर दूं, ये वाला देखो, ये छोटे डायगोनल्स ड्रॉ कर दूं, ये तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसके एरिया को 12 बराबर एरिया में बांट दिया। यहाँ पर 6 थे, यहाँ पर 12 हो गए। देखो 3 डायगोनल ड्रॉ करके एरिया को हाफ हाफ में कर दिया। तो एग्जामिनर यहाँ से भी कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई इन दो शेडेड रीजन का एरिया कितना, तो आप बता दोगे 2 आउट ऑफ 12, 12 में से 2 है, क्या दिक्कत है। समझ में आ गई बात। अब तीसरा जो ब्रेकअप है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, वो ये है कि जब साइड्स को एक एक साइड छोड़ के उनका मिड पॉइंट उठाता है एग्जामिनर और ऐसे मिला देता है, ये वाली ट्रायंगल भी वो कई बार देता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो हमें ये पता है कि ये A है और हमें ये पता है कि इसका जो सामने वाला डायगोनल है वो क्या है, वो 2A है। ये हमने किया ना अभी वो क्या है, वो 2A है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था ट्रेपेजियम के अंदर, कि जब हम ट्रेपेजियम में, हमारे पास ये जो फिगर बनी है ना ABCD, ये एक ट्रेपेजियम ही बना है। जब हम ट्रेपेजियम में मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये जो लाइन की लेंथ होती है ऊपर और नीचे वाले की एवरेज होती है। तो 2A और A, 2A और A, 3A, तो 3/2A इसकी लेंथ हो गई। तो जब भी एग्जामिनर ऐसे मिड पॉइंट्स को मिलाता है तो इस ट्रायंगल की जो लेंथ बनती है वो हेक्सागन की जो लेंथ होती है उसकी 1.5 गुना होती है। बस अगर आपको ये बोले कि एक हेक्सागन है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, तो आप सीधे समझ जाओ, और उसने ये बोला कि इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो आप सीधे समझ जाओ कि इस ट्रायंगल की साइड की लेंथ 18 सेंटीमीटर होगी और इसका एरिया आप बता दोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी ये, ठीक है, सिंपल सी बात है। देन नेक्स्ट जो हमने फिगर किया भाई हेक्सागन के बाद, वो हमने की है जी सर्कल। तो सर्कल के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला दैट इज 2πr और एरिया का फॉर्मूला πr²। तो सर्कल काफ़ी सॉर्टेड है, 2 ही चीज़ें हैं इसके अंदर, बस रेडियस पता होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। देन नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए सर्कल के बारे में, वो ये है कि भाई देखिए, अगर हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास 2 सर्कल्स हैं और इन दोनों सर्कल्स के रेडियस का रेशो, पहला सर्कल और दूसरे सर्कल के रेडियस का रेशो है A:B। अगर इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है, तो इनके सर्कमफ्रेंस का रेशियो, इनके पेरीमीटर का रेशियो वो भी A:B होएगा, ठीक है। लेकिन इनके जो एरिया का रेशियो है वो A²:B² होएगा, ठीक है। या फिर इसको मैं दूसरी भाषा में बताऊं कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है और उसके रेडियस को आप डबल कर देते हो, ठीक है, पहले रेडियस r था, अब आप 2r कर देते हो, तो उसका जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस का रेशियो और रेडियस इसका रेशियो वो सेम होता है। तो रेडियस में जो चेंज होएगा वही एग्जैक्टली सेम चेंज सर्कमफ्रेंस में होएगा। लेकिन रेडियस का जो रेशियो होता है, एरिया का रेशियो उसका स्क्वायर होता है, तो जो चेंज रेडियस में होएगा उसका स्क्वायर्ड चेंज एरिया में होएगा। आपने रेडियस को 2 गुना किया है तो जो एरिया है वो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। देन नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि भाई सर्कल के लिए स्टैंडर्ड वैल्यूज़ मैंने आपको बताई हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी कैलकुलेशन को कम करती हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बनाती हैं कि भाई सर्कल के अंदर हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या हैं, तो मैंने एक सर्कल उठा लिया जिसका रेडियस है 7, ठीक है। तो अगर किसी सर्कल का रेडियस 7 है तो मैंने देखा इसका सर्कमफ्रेंस मैंने निकाल के देखा, तो इसका सर्कमफ्रेंस निकला 44, ठीक है। और मैंने 7 ही क्यों उठाया, मैंने 6 क्यों नहीं उठाया, तो देखो जो पाई होती है ना, पाई की वैल्यू है 22/7, तो πr²। तो कभी भी एग्जामिनर ये जो रेडियस देता है ना, ये इस तरह के देता है जो 7 से कैंसिल आउट होते हैं, जो 7 से कैंसिल आउट होते हैं, उसकी मजबूरी है। हर एक क्वेश्चन का आंसर पॉइंट में थोड़ी देगा, अगर ये 7 से कैंसिल आउट नहीं होंगे तो भाई फ्रैक्शन में आने लगेंगे आंसर। तो एक आधा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर पॉइंट में आए, तो उसकी मजबूरी है 7 के मल्टीपल देना, ठीक है, इसलिए हम 7 वाला केस याद कर रहे हैं। तो अगर रेडियस 7 है तो सर्कमफ्रेंस 44 है और एरिया क्या होता है, एरिया होता है 154, तो ये मैंने याद कर लिया। अब अगर मुझे दिखता है एग्जामिनर ये कहते हुए कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, 14, तो मेरे को सीधा दिखता है 7 का डबल है, तो 7 वाला केस तो मुझे याद है, तो सर्कमफ्रेंस 88 सीधा दिमाग में आता है। और एरिया इसका देखो, अगर रेडियस डबल हुआ है तो एरिया जो है वो 4 गुना होगा,
एरिया के अंदर मैंने आपको बताया है चेंज जो आता है वो स्क्वायर्ड आता है, एरिया 154 इंटू 4 होएगा। अगर एग्जामिनर बोलता है कि कोई सर्कल है जिसका सरकमफ्रेंस 132 है और मेरे को रेडियस निकालना हो, तो मेरे को सीधा पता है कि भाई 44 का 3 गुना है, तो भाई इसका रेडियस भी 7 का 3 गुना 21 हो जाएगा। अभी आपको लगा होगा कि भाई 44 का 3 गुना कैसे दिख रहा है, तो अगर ये डाउट हो तो एक और केस याद कर लिया छोटा सा, कि जब रेडियस 7/2 हो तो जो सरकमफ्रेंस होता है 7 का आधा कर दिया तो जो सरकमफ्रेंस होता है वो 22 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये याद कर लो, क्योंकि हमें 44 का पहाड़ा नहीं याद हो सकता है, लेकिन 22 का पहाड़ा तो याद है ना। तो ये स्टैंडर्ड केस है। देन नेक्स्ट इसके अंदर हमने दो चीज़ें की, एक तो सेगमेंट और एक सेक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको ये सेक्टर बता देता हूँ। सेक्टर क्या होता है, किसी भी सर्कल का कुछ पोर्शन उठा लेते हैं, बस ये देखो कितना पोर्शन उठा लेते हैं कैसे पता चलता है। मान लो यहाँ पर मैंने 30 डिग्री वाला पोर्शन उठा लिया, 30 डिग्री, तो देखो पूरे सर्कल के अंदर कितना एंगल होता है 360, तो सिर्फ इतनी सी बात है कि 360 में से 30 डिग्री काट कर निकाल लिया, तो यानी कि सर्कल का 12वां हिस्सा निकाल लिया। अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो जो भी सर्कल का एरिया है उसका 12वां हिस्सा निकाल लो। अगर यहाँ पर मैंने 45 डिग्री का सेक्टर उठा लिया, तो आप ये देख लो पूरे सर्कल का एरिया तो आप निकाल ही सकते हो, निकाल सकते हैं। तो 360 में से 360 डिग्री में से मैंने 45 डिग्री उठाई, यानी कि मैंने सर्कल का 8वां हिस्सा उठा लिया, तो इसका एरिया भी पूरे सर्कल का जो है उसका 8वां हो जाएगा। और अगर आपको इस चीज़ की लेंथ निकालनी है, इस चीज़ की लेंथ निकालनी है इसके सरकमफ्रेंस की, तो पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है अगर आपने 12वां हिस्सा उठाया है तो पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उसका 12वां हिस्सा हो जाएगा। अगर 1/8 हिस्सा उठाया है तो पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उसका 1/8 हिस्सा हो जाएगा इसका सरकमफ्रेंस। ठीक है मेरे भाई। और दो सेक्टर्स हैं जो स्पेशल केस है, जैसे कि यहाँ पर हमने 30 डिग्री उठाया, तो अगर आप 180 डिग्री उठा लेते हो यानी कि आपने आधा सर्कल उठा लिया 360 में से आधा, तो इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल, यानी कि ये भी वही है ना, सर्कल का एक हिस्सा ही उठाया आधा उठा लिया, सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त। या फिर कई क्वेश्चंस के अंदर ये आता है भाई अपना, हमने सर्कल का चौथा हिस्सा उठा लिया, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, यानी कि सर्कल का चतुर्थांश, चौथा अंश, चौथा भाग। देन नेक्स्ट हमारे पास है जी सेगमेंट। सेगमेंट एसएससी के अंदर काफ़ी रेयर पूछा जाता है, लेकिन फिर भी निकालना कोई मुश्किल नहीं है और लॉजिकल कंसेप्ट है, तो मैंने आपको बताया है कि पूछा जाए तो, रेयर पूछा जाए तो क्या हुआ, 5 मिनट लगनी है। देखो तो भाई सर्कल है किसी कॉर्ड के नीचे वाला पोर्शन, किसी कॉर्ड के नीचे वाले रीजन का एरिया, ये अपना सेगमेंट है। ठीक है, तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से हमें इस ट्रायंगल का एरिया घटाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, देखो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना मैंने आपको सिखाया थोड़ी देर पहले कि भाई यहाँ पर कितना एंगल है, मान लो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है, तो आप देखोगे कि भाई 360 में से 60 डिग्री उठा ली, यानी कि सर्कल का 1/6 हिस्सा। तो सर्कल का जो भी एरिया होएगा, यहाँ पर आपको रेडियस बताएगा एग्जामिनर, तो पूरे सेक्टर का एरिया कितना हो गया 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जो भी एरिया है उसका 1/6, उसमें से सेक्टर के एरिया में से एक ट्रायंगल का एरिया घटाएंगे, तो ट्रायंगल का एरिया भी आपको निकालना आता है। ठीक है, ये 60 हो गया तो ये भी 60 हो जाएगा या ये भी 60 हो जाएगा। ये नहीं है कि हर एक केस 60 डिग्री का बनेगा, लेकिन कुल मिलाकर हमने ट्रायंगल का एरिया घटाना है। सारे केसेस हमने कंसेप्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। तो सेगमेंट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्टर के एरिया में से हमें सिर्फ एक ट्रायंगल का एरिया घटाना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो मैंने इसके अंदर आपको बताया था, मैंने आपको एक लीफ भी बताया था। लीफ क्या होता है, ऐसे होता है कि देखो अगर मैं इस स्क्वायर के अंदर ये सेक्टर बनाऊं, ये वाला, ये मैंने एक स्क्वायर लिया है ये, और या फिर इसी रंग से बना लेते हैं, और ये वाला बनाऊं, तो इसका एरिया मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको ध्यान से ब्रेक करते हैं एक बार इसको। तो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये चीज़ ऐसे बनी है, ऐसे ऐसे और ऐसे, इन दो फिगर्स को मिलाया गया है। जब इन दो फिगर्स को आपस में मिलाया तो ये वाला जो पोर्शन है ये कॉमन आ गया। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो फिगर है, ये फिगर बनी है दो क्वाड्रेंट से। सबसे पहला जो क्वाड्रेंट है वो ये वाला है, ये वाला।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, प्लस फिर हम इस दूसरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, ये वाला जो है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, बिकॉज ये बीच वाला पोर्शन है ये दो बार आ गया जब हमने दो क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, फिर ताकि सिर्फ इस बीच वाले का पोर्शन निकालें तो हम स्क्वायर का एरिया घटा देंगे। तो देखो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना कितना इजी है, अगर दो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, दो 90-90 डिग्री वालों का, यानी कि एक सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, तो सेमी सर्कल का एरिया निकालना बहुत ही इजी है, सर्कल के एरिया का हाफ करना है और उसमें से एक स्क्वायर का एरिया घटाना है बस, तो आपको इस लीफ का एरिया मिल जाएगा। कंसेप्ट लेक्चर में हमने डिटेल में किया है। देन नेक्स्ट मैंने आपको लास्ट में कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स बताए थे, उनके अंदर क्या बताया था कि जब भी एक स्क्वायर के अंदर स्क्वायर आए ऐसे मिड पॉइंट्स को जोड़कर बनाया जाए, तो देखो ध्यान से सुनिएगा, तो अंदर वाला जो स्क्वायर होता है उससे बाहर वाले जो स्क्वायर्स होते हैं उनकी साइड्स हमेशा √2 गुना होती हैं। हरे स्क्वायर की जो भी साइड है उसकी √2 गुना ब्राउन स्क्वायर की साइड होगी, और ब्राउन स्क्वायर की जो भी साइड है उसकी √2 गुना नीले स्क्वायर की साइड होगी, एंड सो ऑन। मतलब कि जो बाहर वाले जो बड़े स्क्वायर्स हैं अंदर इस स्क्वायर से एग्जैक्टली आगे, इसका जो इमीडिएट स्क्वायर है इससे जस्ट आगे जो है उसकी साइड √2 गुना है और उसका एरिया 2 गुना है, क्योंकि साइड जितने भी गुना होएगी एरिया पे उसका स्क्वायर डिफेक्ट होएगा। सिमिलरली यही पैटर्न जब हम एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल फिर स्क्वायर फिर सर्कल फिर स्क्वायर ऐसे डालते हैं तो आता है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर्स फंसे हैं ना, स्क्वायर्स उनका जो साइड है उनके साइड बाहर वाले उनकी साइड जो है वो √2 गुना होती जाएगी जब आप बाहर आओगे, यानी कि जस्ट बाहर वाले स्क्वायर की साइड √2 गुना होगी, और इनका एरिया अंदर वाले स्क्वायर से बाहर वाले स्क्वायर का एरिया 2 गुना होता रहेगा। एग्जैक्टली यही बात है, और यही बात सर्कल्स के साथ है कि सर्कल्स का जो रेडियस है वो तो बाहर आते वक्त √2 गुना होता रहेगा और एरिया जो है वो 2 गुना होता रहेगा। ठीक है, तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर फंसाएं या फिर स्क्वायर के अंदर सर्कल्स फंसाएं, स्क्वायर फंसाएं, तो ये पैटर्न आपने याद रखना है, डायरेक्टली आप आंसर कर दोगे फिर क्वेश्चंस को। देन नेक्स्ट हमने एक पैटर्न किया कि अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को जोड़े, जैसे स्क्वायर के मिड पॉइंट को जोड़ा, तो किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो जो ट्रायंगल की साइड्स हैं वो आधी होने लगेंगी, अंदर जाते हुए आधी होने लगेंगी, यानी कि बाहर आएंगे तो जो साइड्स हैं वो डबल होने लगेंगी। ठीक है, अंदर वाली ट्रायंगल से उसके जस्ट बाहर वाली ट्रायंगल की साइड डबल होती है और उससे बाहर वाले की फिर डबल, उससे बाहर वाले की फिर डबल। अगर साइड्स डबल हो रही है तो मीडियन, मतलब कि अंदर वाली ट्रायंगल की जो मीडियन है और बाहर वाले की जो मीडियन है वो भी डबल होती रहेंगी। ठीक है, इनकी एल्टीट्यूड, इनके इन रेडियस, सरकम रेडियस, सबका रेशियो यही रहेगा। अंदर वाली से बाहर की तरफ आओगे तो वो चीज़ें डबल होती रहेंगी, लेकिन जो एरिया है वो बिकॉज 2 डायमेंशन में होता है तो एरिया 4 गुना होएगा अंदर से बाहर आएंगे तो। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, ये किसी भी तरह की ट्रायंगल के लिए ट्रू है, कैसी भी ट्रायंगल हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस हो, कैसी भी हो, अड्डी, तिरछी, टेढ़ी। ठीक है, लेकिन ये जो है अगर ट्रायंगल के अंदर सर्कल डाला है फिर ट्रायंगल डाली है फिर सर्कल डाला है, ये सिर्फ इक्विलेटरल यानी कि समबाहु ट्रायंगल के लिए ट्रू है। इस केस में भी वही रेशियो होएगा, अंदर वाली ट्रायंगल के कंपैरिजन में बाहर वाली ट्रायंगल की साइड 2 गुना होती रहेगी और एरिया जो है वो 4 गुना होता रहेगा। और सिमिलर केस इन सर्कल्स के साथ है कि अंदर वाले सर्कल के कंपैरिजन में बाहर वाले सर्कल का जो रेडियस है वो डबल होता रहेगा और एरिया जो है वो 4 गुना होता रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में सीखी हैं। तो अब मैं आपको मिलता हूँ अगले टॉपिक में।